चैप्टर 31 एक बाप का गुस्सा। पश्चिम में सूरज ढल रहा था और दूर के पहाड़ सुनहरी किनारों से सज गए थे। पहाड़ों पर लगे पेड़ पौधे भी हल्की पीली चमक में नहाए हुए थे, जिससे पूरा माहौल सुकून भरा लग रहा था। इसी सुनहरी रोशनी में पहाड़ी के चबूतरे पर खड़े दो लोग आखिरकार अलग हुए। नेहा का चेहरा लाल हो रहा था, बाल बिखरे हुए थे और कुर्ते के कुछ बटन खुले थे। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी, जिसे वो शांत नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ अमन अभी भी उस पल को याद कर रहा था और दिल ही दिल में कुछ और चाह रहा था। वो महसूस कर सकता था कि इस माहौल में नेहा ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे और अगर वो थोड़ा भी जोर देता तो एक जबरदस्त रोमांटिक सीन बन सकता था। लेकिन उसने नेहा के अंदर एक हिचकिचाहट महसूस की, इसलिए अमन ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। अमन जबरदस्ती करना पसंद नहीं करता था, वो चाहता था कि जो भी हो सब कुछ प्राकृतिक तरीके से हो। यही उसकी जिंदगी का उसूल था। अगर वो जोर जबरदस्ती करता तो उसे सब बेकार लगता। उसके पास 7 लाख से ज्यादा की नकदी थी। इतने पैसों से वो किसी भी लड़की को अपनी तरफ खींच सकता था। लेकिन लड़कियां ठीक जिंदगी की तरह हैं। जब तक आप किसी को दिल से नहीं जीत लेते तब तक असली मजा नहीं आता। अगर जबरदस्ती की जाए तो अमन को लगता था कि सब कुछ अधूरा है। लेकिन अमन को यकीन था कि जब नेहा उसके साथ इतना आगे आ चुकी है तो वो और नेहा अब बस एक कदम दूर हैं। जबरदस्ती उस दूरी को मिटाने के बजाय अमन ने इंतजार करना बेहतर समझा। अपने कपड़े ठीक करने के बाद नेहा ने देखा कि अमन उसे शरारत भरी नजरों से देख रहा था। वो शर्मा गई और अदा से बोली, जो छूना था छू लिया, जो चूमना था चूम लिया, अब क्यों देख रहे हो ऐसे? तुम इतनी खूबसूरत हो कि मन ही नहीं भरता। अमन ने सच कहा था। उसकी पहले की चुलबुली और खुशमिजाज छवि के मुकाबले नेहा के चेहरे की ये शर्म और नजरें झुकाने का अंदाज उसे और भी ज्यादा पसंद आ रहा था। सिर्फ उसकी सांसों की धीमी उठान ही किसी भी इंसान को बेचैन कर सकती थी। लेकिन अमन ने खुद पर काबू रखा और अपनी शालीनता बनाए रखी। अमन की बात सुनकर नेहा हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन तारीफ से उसका चेहरा खिल उठा। फिर उसने अमन का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, वरना केबल कार छूट जाएगी। उनकी किस्मत अच्छी थी। कर्मचारियों की हैरान करने वाली नजरों के बीच वो आखिरी केबल कार पकड़कर नीचे उतरने में कामयाब रहे। पहाड़ के नीचे जब नेहा केबल कार से उतरी और अमन का हाथ पकड़ने लगी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो पीछे हटी और अमन से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। ये देखकर अमन को नेहा का अजीब व्यवहार महसूस हुआ। उसने चारों तरफ देखा और कुछ पहाड़ी लोगों को सामान लादे हुए नीचे आते देखा। इस ग्रुप में बूढ़े और जवान दोनों थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे और उनके कंधे पर रखी टोकरियों में पानी की बोतलें, नमकीन या कुछ स्थानीय चीजें थीं। ये साफ था कि वो उन पर्यटकों के लिए सामान बेचते थे जो पहाड़ों पर आते थे। जब वो ऊपर जा रहे थे तब भी अमन ने ऐसे कुछ लोगों को देखा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग ये काम करते हैं। शायद पहाड़ पर कई रास्ते थे और हर रास्ते पर अलग अलग फेरी वाले थे। इस पल अमन ने चोरी छिपे नेहा को देखा तो पाया कि वो जानबूझकर उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए थी, जैसे किसी से छिप रही हो। उत्सुकता से अमन ने सोचा, कहीं इन फेरी वालों में उसका कोई जान पहचान वाला तो नहीं है। ये सोचकर अमन ने कुछ नहीं कहा और सीधा गेस्ट हाउस की तरफ चलने लगा। अमन, जब वो पहाड़ के दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे तो नेहा ने आखिरकार कहा, मुझे कुछ काम है। क्या तुम अकेले जा सकते हो? ये कहते हुए नेहा परेशान लग रही थी, डर रही थी कि कहीं अमन नाराज न हो जाए या सवाल न करे। लेकिन अमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी और वहां से चला गया। अमन को दूर जाते हुए देखकर नेहा का चेहरा परेशान हो गया। उसने अपने होंठ काटे, कुछ पल झिझकी, फिर जल्दी से पीछे मुड़ी और उस दिशा में चल पड़ी जहां वो फेरी वाले गए थे। पापा, आप तो अंकल वर्मा की फैक्ट्री में काम करते थे। आप यहाँ शिमला में क्या कर रहे हैं? नेहा ने जल्दी से उन फेरी वालों को पकड़ा और उनमें से सबसे धीरे चल रहे एक अधेड़, हल्के से झुके हुए आदमी को पकड़कर पूछा, नेहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? नेहा को देखकर जय किशन की आंखें पहले खुशी से चमक उठी, फिर वो बात टालते हुए बोले, फैक्ट्री में कुछ दिक्कत हो गई थी, तुम्हारे अंकल वर्मा भाग गए, तो मैं खाली था इसलिए यहाँ पुराने दोस्त के साथ काम करने लगा। लोग कहते हैं कि यहाँ अच्छा पैसा मिलत है। उनके पसीने से भीगे हुए कपड़ों को देखकर नेहा को थोड़ा गुस्सा आया, इतनी बड़ी बात हुई और आपने मुझे बताया तक नहीं। आप फैक्ट्री कब से नहीं जा रहे? बस पिछले महीने ही फैक्ट्री बंद हो गई। जय किशन के सांवले झुर्रियों वाले चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। मैं तुम्हारी नौकरी में अड़चन नहीं डालना चाहता था। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ शिमला में दोस्त और मैं काम कर ही रहे हैं, पैसे कमा रहा हूँ। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, मुझे नहीं चाहिए कि आप इतनी मुश्किल से पैसे कमाएं। परेशानी में नेहा की आवाज ऊंची हो गई, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं, जिससे आगे चल रहे फेरी वाले उत्सुकता से देखने लगे। ये देखकर जय किशन का चेहरा हल्का सा बदल गया और वो असंतोष के साथ फुसफुसाए, पगली लड़की, तुम क्यों चिल्ला रही हो, सब देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, उसे छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपके पैर को क्या हुआ? नेहा ने पहली नजर में ही अपने पापा की अजीब चाल देखी थी और उनके लंगड़ाते हुए दाएं पैर को देखकर उसे दुख और गुस्सा दोनों आया। ये जय किशन का चेहरा बदल गया, वो कुछ देर झिझके, फिर बोले, मैं ये काम पहले नहीं करता था, बस गिर गया था, कुछ गंभीर नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा।
टूटी हुई हड्डी को ठीक होने में 100 दिन लगते हैं और आप इसका इलाज नहीं करवा रहे फिर भी यह काम कर रहे हैं। अपने दांत पीसते हुए नेहा ने जय किशन के कंधे से बांस का डंडा छीनकर जमीन पर फेंक दिया, फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस खींचने लगी। ये काम छोड़ दो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तुम क्यों सब कुछ फेंक रही हो? अपना बिना बिका हुआ सामान बिखरा हुआ देखकर जय किशन अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने नेहा का हाथ झटक दिया। अगर यह काम नहीं करूंगा तो पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारे अंकल वर्मा की फैक्ट्री ने 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी क्या? ये सुनकर नेहा की आंखें बड़ी हो गईं, वह सदमे में थी। जय किशन को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। उनका चेहरा बदल गया और वो जल्दी से हाथ हिलाकर बोले, तुम अपनी कंपनी वापस जाओ, घर की बातों की चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो। उन्हें बांस का डंडा उठाकर जाते देखकर नेहा की आंखें लाल हो गईं और उसने उनका खुरदुरा हाथ पकड़कर हिचकी लेते हुए और दांत पीसकर कहा, पापा, इसका मतलब 6 महीने से आपके पास कोई कमाई नहीं हुई। आपने तो कहा था कि आप अंकल वर्मा के साथ अच्छा कर रहे हैं। मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वो धोखेबाज अंकल वर्मा 1 महीने की भी तनख्वाह दिए बिना भाग जाएगा। हाँ, तुम वापस जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे आती है, बस वापस जाओ। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय किशन ने अपनी बेटी को फिर से दूर धकेला। वह अपनी बेटी के साथ इस तरह नहीं खड़ा रहना चाहते थे। उन्हें मजाक उड़ाए जाने का डर नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि सड़क पर सभी लोग उनकी बेटी के बारे में फुसफुसा रहे हैं, तो वो और भी परेशान हो गए। उसे दूर करना चाहते थे ताकि उसे शर्मिंदगी न हो। आपकी चिंता न करूं, मैं आपकी चिंता क्यों न करूं? नेहा भी सब्र खो बैठी, गुस्से में चिल्लाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी उस औरत की तरह आपको छोड़कर? धप, एक थप्पड़ की साफ आवाज तुरंत पूरे मैदान में गूंज उठी। चौड़ी आंखें और सदमे में खड़ी नेहा को देखकर जयकिशन की आंखों में अफसोस की झलक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दांत पीसकर गंभीरता से कहा, भले ही तुम्हारी माँ ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैंने तुमसे कहा है, वही है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपनी माँ को कोसना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह चैप्टर 32 चमक के पीछे का दर्द। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए। चेहरे पर जलता हुआ दर्द महसूस होने के बावजूद वो कुछ नहीं बोली, बस नीचे झुकी और जमीन पर बिखरा हुआ सामान उठाने लगी। ये देखकर जयकिशन के चेहरे पर अफसोस और दिल का दर्द झलक गया। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और बोले, अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब उठाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी कंपनी वापस जाओ। नेहा ने जोर से उनका हाथ झटका और जिद से जमीन पर गिरी पानी की बोतलें और फल उठाकर वापस टोकरी में रखे और उसे कस कर पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? क्या तुम इसे घर तक ले जाने वाली हो? जयकिशन ने घबराते हुए और गुस्से से कहा, अभी यहाँ से घर 2-3 किलोमीटर दूर है। तुम एक लड़की हो, कैसे करोगी? इसे जल्दी से नीचे रखो। इसे नीचे रखो। जयकिशन ने नेहा का हाथ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेहा ने कहीं से हिम्मत लाकर उन्हें झटक दिया और दांत पीस कर आगे चलने लगी। आसपास के लोग स्टाइलिश और खूबसूरत नेहा को एक पुरानी टोकरी पकड़े देख रहे थे, जिसके पीछे एक परेशान और गुस्से वाला अधेड़ आदमी चल रहा था और सब उत्सुकता से आपस में फुसफुसा रहे थे। अपनी बेटी को लोगों की बातों का विषय बनते देख जयकिशन और भी परेशान हो गए और नेहा से टोकरी छीनने ही वाले थे कि तभी उनके पास से एक तेज हॉर्न की आवाज आई। पहले तो दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार आती रही जो बहुत परेशान करने वाली थी, तो उन्होंने मुंह बनाकर पीछे मुड़ कर देखा। अमन। नेहा का चेहरा बदल गया और जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसने देखा कि उसके पापा बगल में हैं और उसने अपने शब्द वापस गले में दबा लिए। सड़क के किनारे एक एसयूवी में अमन बैठा था, जो ड्राइवर की सीट से झुका हुआ था और हॉर्न पर हाथ रखकर बार बार बजा रहा था, जिससे ड्राइवर का चेहरा उतर गया था। साहब, हॉर्न बजाना ठीक नहीं। और पैसे ले लो। पैसे की बात नहीं है, बस ऐसे करना। 100 रुपये और। ठीक है, आप बजाते रहो, मैं अपनी सीट थोड़ी पीछे कर लेता हूँ। जब अमन ने देखा कि नेहा ने उसे देख लिया है, तो उसने हॉर्न छोड़ दिया और उन दोनों से कहा, गाड़ी में बैठो। ये सुनकर नेहा का चेहरा थोड़ा बदल गया और वो कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गई। अमन के अचानक आने से उसकी पहले से ही अस्थिर भावनाएं पूरी तरह से उलझ गई थीं। पूरी तरह से उलझन में जयकिशन ने मुंह बनाकर नेहा से पूछा, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह वो। नेहा ने अपने हाथ कसकर पकड़े हुए थे, उसका दिमाग उथल पुथल में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या जवाब दे। गाड़ी में बैठे अमन ने खुद ही समझाया, अंकल, मैं नेहा का दोस्त हूँ। मैंने अभी अभी एक टैक्सी बुक की है और आप दोनों को घर छोड़ सकता हूँ। ओह, तो आप दोस्त हैं? ये सुनकर जयकिशन हैरान हुए, फिर तुरंत आगे बढ़कर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बोले, आप शिमला में नेहा के दोस्त हैं, है ना? बस अभी हम थोड़ी दिक्कत में हैं, तो अगर आप पापा उद्धरण चिन्ह। अपने पापा को तुरंत सहमत होते देख नेहा ने जल्दबाजी में उन्हें रोकने के लिए कहा, लेकिन जयकिशन ने उसे बीच में ही रोक दिया और मुंह बनाकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम पहले ही काफी शर्मिंदा कर चुकी हो, जो सब दोस्त हम पर हंस रहे हैं? शुक्र है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ है, गाड़ी में बैठो और चलो घर। ये सुनकर नेहा ने आगे चल रहे फेरी वालों की तरफ देखा जो पीछे मुड़कर उन्हें देख रहे थे। कुछ पल हिचकिचाई, फिर दांत पीसकर अमन की गाड़ी में बैठ गई। अरे साहब, टोकरी में इतना सारा सामान है, इसे फिट करना मुश्किल होगा।
जय किशन को ढेर सारा सामान गाड़ी में रखते देख ड्राइवर परेशान लग रहा था और अनिच्छा से अमन से बोला, आपने पहले नहीं बताया था कि इतना सामान भरना पड़ेगा। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। और पैसे ले लो, पैसे की बात नहीं है, बस ये सामान गाड़ी में डालने से। 1000 और। अंकल आराम से, मैं अभी बाहर आकर आपकी मदद करता हूँ। कुछ देर बाद जब जय किशन और उनकी बेटी गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर पूरे जोश में आकर और अपनी सबसे पेशेवर सेवा का प्रदर्शन करते हुए जोर से बोला, कृपया सब लोग अपनी सीट बेल्ट लगा लें, मैं अब गाड़ी चलाने वाला हूँ। जब गाड़ी चली और रात की हवा अंदर आई, गाड़ी में बैठने के बाद नेहा का मन उथल पुथल में था। वो अपना जो हिस्सा अमन को सबसे कम दिखाना चाहती थी वो आज पूरी तरह से उसके सामने आ गया था। जो चमक उसने बड़ी मुश्किल से बनाई थी उसके नीचे गरीबी के कारण बने जख्म थे जो अब रोशनी में उजागर हो गए थे, जिससे वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। अमन, कुछ भी बात करनी हो तो बाद में करते हैं। अमन देख सकता था कि इस समय वो परेशान थी और उसने उसे बीच में ही टोक दिया। फिर भी जय किशन को उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानने की उत्सुकता थी तो वो अमन से पूछने लगे, बेटा तुम और नेहा यहाँ घूमने आए हो? जय किशन का सच्चा और साफ चेहरा देखकर अमन पीछे मुड़ा और मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, नेहा ने कहा था कि उसका गांव बहुत खूबसूरत है और मुझे घूमने आने के लिए कहा था। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, नेहा ने तुरंत अपना सिर उठाया, अमन की तरफ आश्चर्य से देखा। ये सच में उसका गांव था और इसीलिए उसने अमन को यहाँ आने की सलाह दी थी ताकि वो उसकी गाइड बन सके। लेकिन उसने कभी अमन को यह नहीं बताया था कि यह उसका गांव है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने न केवल ये पता लगा छोटी या बल्कि उसके पापा के सामने स्थिति को भी संभाला। अमन को उसके लिए चीजें संभालते देख नेहा, जो पहले से ही दुख में थी, का गला भर आया। उसने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका था कि उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। तो ऐसी बात है, तभी नेहा ने मुझे नहीं बताया। जय किशन को एहसास हुआ और वो ईमानदारी से सोच रहे थे कि अमन एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वो अपने परिवार की बातें करने लगे। नेहा शहर में काम करती है, आप जैसे दोस्तों की वजह से ही वो ठीक है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैंने बचपन से उसे कोई अच्छा माहौल नहीं दिया। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मेरे पास कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं है। मैं नेहा की मदद तो कर नहीं सकता, बल्कि उसे बोझ बना रहा हूँ। पापा, अमन के सामने परिवार की बातें करते देख नेहा चौंक गई और चिंतित होकर बीच में टोकने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अमन पहले ही बोल चुका था, मेरा एक दोस्त है जिसने शहर के बाहर एक फैक्ट्री खोली है। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि वे सुरक्षा गार्डों को काम पर रख रहे थे। क्या आप उस बारे में कुछ सोचते हैं? अंकल, तुम्हारी जगह पर सुरक्षा गार्ड बनने जाऊं? जय किशन पहले चौंके फिर तुरंत उत्साहित हो गए। हाँ 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 बेटा, अगर ऐसा मौका सच में है तो अंकल सच में आपका बहुत आभारी हूँ। और नेहा ने तुरंत अपना सिर घुमाया, आश्चर्य से अमन की तरफ देखा, उसकी नजरें लगातार बदल रही थीं। मैं पूछ लेता हूँ। जब अमन एक प्रोजेक्ट मैनेजर था तो वो बहुत सारी कंपनियों और फैक्ट्रियों को जानता था, खासकर कुछ जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, तो उसने अपना फोन उठाया और एक कॉल की। कॉल के बाद अमन मुस्कुराया, लगता है हमारी किस्मत अच्छी है। नए भर्ती किए गए सुरक्षा गार्ड को चोरी के लिए निकाल दिया आ गया था और वो एक नया आदमी भर्ती कर रहे हैं। ये फैक्ट्री के गार्ड रूम में बैठने का काम है जिसमें ज्यादा हलचल की जरूरत नहीं है। ये जगह काफी दूर है, शहर से बहुत दूर है और रोजाना काम के घंटे लंबे हैं। तनख्वाह 6000 रुपये महीना है। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये तो घर पर काम करने से भी बेहतर है। जय किशन उत्साह से भर गए थे, अमन का हाथ पकड़कर हिलाना चाहते थे लेकिन नेहा ने धीरे से उन्हें रोक दिया। नेहा के दिल में अमन एक अमीर आदमी था जो उसके जैसे आम लोगों से कभी सहानुभूति नहीं रख सकता था। नेहा की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि अमन उसे नापसंद न करे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके पापा को नौकरी ढूंढने में मदद करेगा। मैं नेहा को संपर्क नंबर भेज दूंगा। जब समय आए तो आप खुद ही संपर्क कर सकते हैं। अमन के ये कहने के बाद गाड़ी पहले ही एक खुली जगह में आ चुकी थी। ड्राइवर मुड़कर पूछा, अंकल क्या यही घर है? अरे, यहाँ आ गए। गाड़ी सच में तेज है। गाड़ी की खिड़की से बाहर परिचित पुराना ग्रामीण घर देखकर जय किशन जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले, ड्राइवर को ट्रंक से सामान निकालने में मदद करने लगे। नेहा कुछ पल हिचकिचाई, फिर बाहर निकलने से पहले अमन से धीरे से कहने की हिम्मत जुटाई, अमन, शुक्रिया। जो नेहा पहले चुलबुली और खुशमिजाज हुआ करती थी, उसे शांत और सहमी हुई देखकर अमन ने कहा, ये तो छोटी सी बात है। आज तुम्हें बस अपने पापा के साथ घर पर रहना चाहिए। ये सुनकर नेहा का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अमन को पहले ही मुड़ते हुए देखकर उसके दिल में निराशा की एक झलक आई और उसने चुपचाप सिर हिलाया और गाड़ी से उतर गई। जब व्यस्त ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का काम खत्म कर लिया तो अमन को वापस ले जाने के लिए तैयार हुआ। अमन ने खिड़की नीचे की, जय किशन को अलविदा कहा, फिर चुपचाप खड़ी नेहा को देखा, मुस्कुराया, क्या मुझे अलविदा नहीं कहोगी? ये देखकर जय किशन ने तुरंत अपनी बेटी को खींचा और उसे समझाया, क्या हो गया है तुम्हें? अमन ने हमारी इतनी मदद की, तुम कैसे चुप रह सकती हो, जल्दी से कुछ बोलो। ये कहने के बाद जय किशन समझदारी से दूर चले गए ताकि वो दोनों बात कर सकें।
अमन ने नेहा को सिर झुकाए हुए अपने होंठ काटते हुए देखा, शांति से मुस्कुराया और कहा, क्या तुम इसलिए शर्मिंदा हो कि मैंने तुम्हारे परिवार की स्थिति देख ली है, या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नीचा देखूंगा? ये सुनकर नेहा का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके कसकर जुड़े हुए हाथों में और भी जोर आ गया, लेकिन वो फिर भी चुप रही। ये देखकर अमन ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नीचा नहीं देखूंगा। सच कहूं तो मेरे परिवार की स्थिति भी तुम्हारी सा ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस वजह से हीन महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए कि दूसरे तुम्हारा सम्मान करते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद के लिए क्या करती हो। अगर तुम आज अपने पापा को अनदेखा करके मेरे साथ वापस होटल जाती तो सच में मैं तुम्हें नीचा देखता। ये कहने के बाद बिना जवाब का इंतजार किए अमन ने ड्राइवर को गाड़ी शुरू करने और चलने का इशारा किया। गाड़ी की लाल बत्तियों को धीरे धीरे धुंधली रात में गायब होते हुए देखकर नेहा ने जहां वो गई थी उस दिशा में खाली नजर से देखा। अमन के अभी अभी बोले गए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जिससे उसके अंदर एक हलचल मच रही थी। उसकी नाक धीरे धीरे लाल हो रही थी। इस पल जय किशन घर से बाहर आए, उनका मन उलझन में था। उन्होंने कहा, ये लड़का अच्छा है, तुम हमेशा चुलबुली और खुशमिजाज रहती थी, आज तुम्हें क्या हो गया है? उद्धरण चिन्ह। नेहा को मुंह बनाकर चुपचाप खड़ा देखकर जयकिशन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पगली लड़की, क्या तुम्हें अमन पसंद है? पापा, बकवास मत करो। ये सुनकर नेहा चौंक गई। आखिरकार उसने मुंह खोला और जल्दी से इसका खंडन किया। नाटक करना बंद करो, तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जान सकता? जयकिशन ने चिंता से सिर हिलाया, कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार की स्थिति उसकी जैसी नहीं है? ये सब मेरी वजह से है, क्योंकि मैं एक नाकाम पिता हूँ। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नेहा ने मुंह बनाया, अपने दिल की भावनाओं को रोक नहीं पाए। उसने जय किशन के थोड़े झुके हुए शरीर को कसकर गले लगा लिया। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। रोने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। जय किशन ने नेहा की कांपती हुई पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरा, प्यार से उसे प्रोत्साहित किया। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो हिम्मत से आगे बढ़ो, लेकिन हम सच में एक साथ नहीं हो सकते। अगर यह सच में एक साथ होना मुमकिन नहीं है तो क्या? तुम्हारी माँ और मैंने शादी की, उसे मेरी गरीबी से नफरत थी, क्या उसने मुझे छोड़ नहीं दिया? जय किशन ने गहराई से सोचते हुए कहा, तो भविष्य में जो भी हो, जब तक तुम्हें अभी कोई अफसोस नहीं है, वही काफी है। तुम अभी जवान हो, जवान होने का मतलब है ज्यादा सोचना नहीं, यही जवानी का मतलब होता है। हाँ, मैं आपकी कहानी को पॉकेट नॉवेल के रूप में बदल सकता हूँ, जिसमें भारतीय नाम और स्थानों का उपयोग होगा और साथ ही यौन सामग्री को भी हटा दिया जाएगा। अध्याय 34, पोषण का जश्न। पुराने शहर का देहाती स्वाद रेस्टोरेंट वहाँ के सबसे मशहूर भोजनालयों में से एक है। रेस्टोरेंट के बड़े हॉल में एक युवा महिला, जो एक साधारण भारतीय पोशाक में थी, अपनी उम्र के बावजूद काफी आकर्षक लग रही थी। वह अपने सामने बैठे एक नौजवान से छेड़छाड़ कर रही थी। युवक, हमारी पोषण भरी मुर्ग और झींगा यहाँ की खास डिश है। ये ताकत बढ़ाती है, सेहत सुधारती है और शरीर को मजबूत करती है। ये कहते हुए उसने नौजवान के बगल में बैठी शर्माती हुई लड़की की तरफ देखा। मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। लड़की, अपने दोस्त का खूब ख्याल रखना, जब उसकी सेहत बनेगी तो तुम भी खुश रहोगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस अभी अभी मिले हैं। लड़की साफ तौर पर कॉलेज की छात्रा थी, जो यहाँ घूमने आई थी और उसने कभी ऐसी बेबाक रेस्टोरेंट की मालकिन को नहीं देखा था। एक ही बात पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके बगल में बैठा नौजवान भी कम नहीं था। इस अजीब माहौल को जल्दी खत्म करने के लिए उसने हड़बड़ी में कहा, हम ये खास डिश लेंगे और इसके साथ एक सब्जी और एक कटोरी हड्डी का शोरबा भी ले लीजिए। जरूर। उद्धरण चिन्ह। जब उसने देखा कि उन दोनों ने उसकी सलाह मान ली है, तो रेस्टोरेंट की मालकिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत पीछे खड़े वेटर को आदेश दिया। हालांकि लड़की के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने जल्दी से लड़के के कपड़े खींचे और चिंता से फुसफुसाया, तुमने ऐसा क्यों किया? पोषण भरी मुर्ग और झींगा बहुत महंगी है, हमें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए अच्छी है। अरे छोड़ो भी, ये पैसे की बर्बादी है। मालकिन, आपके यहाँ शरीर को पोषण देने वाली और कौन सी डिश है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उस युवा जोड़े ने ऑर्डर दिया, पीछे से एक और आवाज आई, जिसने उन तीनों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने देखा कि एक नौजवान, जो कुछ अलग तरह के कपड़े पहने था, अंदर चला आया। ये सुनकर मालकिन की आंखें चमक गईं। वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने गई और उसे एक मेनू देते हुए बोली, युवक, क्या आप शरीर को पोषण देना चाहते हैं? हमारी पोषण भरी मुर्ग और झींगा एकदम सही है, मुझे एक चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, राज ने पहले ही तय कर लिया था। फिर मेनू देखते हुए उसने कहा, आप एक नोट बना लीजिए, मुझे इन सभी डिश में से एक एक चाहिए। ये सुनकर मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कलम की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही आदमी के लिए सभी डिश याद रख सकती हूँ टिल्ड। ठीक है। फिर राज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने मेनू उठाया और कहा, पोषण भरी मुर्ग और झींगा, समुद्री ककड़ी और बाजरे की खिचड़ी, 12 हसिंगा के सींग वाला मटन, हरी प्याज के साथ भोर जी, अरबी के साथ कटहल की सब्जी, काजू और झींगा करी, और ये सब एक एक प्लेट। जब उसने बात खत्म की तो राज ने देखा कि वह कुछ देर तक जवाब नहीं दे रही थी। वह हैरान होकर ऊपर देखने लगा।
मालकिन थोड़ी चकित लग रही थी, लेकिन जब राज ने उसकी तरफ देखा तो वह जल्दी से होश में आ गई और बोली, युवक, क्या तुम एले खा रहे हो? हाँ, युवक, तुम्हारी भूख तो बहुत ज्यादा है, मालकिन ने कहा। फिर उसने पीछे से अपने वेटर को धीरे से पूछते हुए सुना, बॉस, अभी कुछ डिश के नाम इतनी तेजी से बताए गए थे कि मैं उन्हें ठीक से नहीं सुन पाई। अरे यार, तुम कितने बेवकूफ हो, क्या तुम इस युवक की जरूरतों को नहीं जानते? मालकिन ने अपने वेटर को घूरते हुए कहा, बस मेनू में जितने भी पौष्टिक व्यंजन हैं, सब इस युवक को दे दो, कोई गलती नहीं होगी। ये सुनकर वेटर अचानक समझ गया, उसने राज को एक नज़र से देखा, फिर जल्दी से चला गया। राज को खिड़की के पास एक मुस्कान के साथ बिठाने के बाद मालकिन ने मजाकिया लहजे में कहा, लगता है कि इस युवक ने कल रात की लड़ाई जीत ली है। राज ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसे शांत जवाब दिया, क्यों मालकिन, क्या तुम कुछ जलन महसूस कर रही हो? शायद तुम्हें अपने पति को भी कुछ पौष्टिक भोजन देना चाहिए। वह इंसान तुम्हारी तरह का पोषण नहीं ले सकता, युवक, और अगर यह ज्यादा हो जाए तो मैं भी इसे सहन नहीं कर पाऊंगी, हा हा हा। मालकिन जोर से हंसी, उसकी छाती थोड़ी हिल रही थी, फिर वह दूसरे मेहमानों का स्वागत करने के लिए चली गई। पास का युवा जोड़ा उनकी बातचीत सुनकर लाल हो गया। अपने दोस्त को अभी भी मालकिन की पीठ को घूरते हुए देखकर लड़की ने उसकी कमर को जोर से चुटकी काट ली, गुस्से से कहा, क्या तुमने काफी नहीं देखा? मैं देख नहीं रहा था। रंगे हाथ पकड़े जाने पर लड़के के कान लाल हो गए, उसने हड़बड़ी में समझाया, फिर चुपके से खिड़की के पास बैठे राज की तरफ देखा, मन ही मन उसकी तारीफ करने लगा और जलने लगा। मैं कब उस लड़के की तरह हो पाऊंगा जो औरतों का शांत होकर सामना करता है, खासकर मालकिन जैसी औरतों का, वह उसे भी छेड़ सकता है, ये कमाल है। अल्पविराम। ये पौष्टिक भोजन खत्म करने के बाद राज को पूरी तरह से तरोताजा महसूस हुआ, वह एक और 300 राउंड की लड़ाई जीत सकता था। और 880 रुपये के खर्च को सिस्टम ने 80,800 रुपये वापस देकर उसे पुरस्कृत किया। आज सुबह 3 लाख रुपये के इनाम के साथ राज की बैंक में जमा राशि आखिरकार 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। इस दौलत को हाथ में लेकर राज को अपनी आवाज ज्यादा स्थिर लगी, उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। पहले उसे लगा था कि घर खरीदने में अभी और समय लगेगा, लेकिन अब इस तरीके से उसके यात्रा के बाद घर खरीदन कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अगर वह थोड़ा और बचत करता है तो एक लग्जरी घर भी खरीदना संभव है। ये सोचते हुए राज को कुछ उम्मीद महसूस हुई, लेकिन उसे घर खरीदने की कोई खास जल्दबाजी नहीं थी। आखिरकार उसे काम करने की जरूरत नहीं थी और वह किसी एक जगह से बंधा हुआ नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हर दिन महंगे होटलों में काफी आराम से रहता था। घर खरीदने की इच्छा पूरी तरह से माहौल से प्रभावित थी और वह अपने माता पिता को सुरक्षा देना चाहता था। शायद अपने माता पिता के आने से पहले घर खरीदना एक अच्छा फैसला होगा। ऐसे विचारों के साथ राज वापस पुराने शहर की ओर चला गया। दोपहर हो चुकी थी, फिर भी पुराने शहर में बहुत से पर्यटक थे। समय के निशानों से भरे पुराने रास्ते पर लोग दो दो और तीन तीन के समूह में चल रहे थे। राज शहर में घूमता रहा, शायद आसपास के पहाड़ों की वजह से तापमान खास गर्म नहीं था, जिससे वह शहर के नज़ारों का मजा ले पा रहा था। पुराना शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें कई गलियां थीं, हर मोड़ पर कोई भी दूसरी तरफ एक और गांव की तरह की खोज का अनुभव कर सकता था, कभी कभी नई चीजें देखने को मिलती थीं। दोपहर के दौरान राज अकेले ही इस खोज की खुशी में डूबा रहा। जब उसे ऐसी चीजें मिलती थी जिन्हें वह खरीदना चाहता था तो वह उन्हें खरीदने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था। पूरी दोपहर उसकी बचत में कमी नहीं आई, बल्कि हजारों रुपए और बढ़ गए। दिल खोलकर खर्च करने वाले राज का स्वागत दुकानदारों ने एक के बाद एक गर्मजोशी से किया, वे उत्सुकता से उसे नमस्कार करते थे। जी ससे उसे सच में मेहमाननवाजी का अनुभव हुआ। सचमुच अमीर लोगों की यात्राएं आरामदायक होती हैं, उन्हें पैसे बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। राज ने आह भरी, उसके दोनों हाथों में पहले से ही तरह तरह के बड़े और छोटे बैग थे। यहाँ तक कि दुकान का दरवाजा छोड़ने के बाद भी पास के दुकानदार उत्साहित थे, राज को पुराने शहर में घूमने की जगहों और स्वादिष्ट भोजन के बारे में बता रहे थे। एक ने तो राज की निजी स्थिति के बारे में भी पूछा, अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहा था। आपका धन्यवाद, मैंने सामान खरीद लिया है, आपकी बेटी का रिश्ता जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अरे रुको, अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। राज आखिरकार भीड़ भाड़ वाली व्यावसायिक सड़क से निकलने में कामयाब हुआ, तभी उसने देखा कि पास में एक परिचित छोटी सी आर्ट गैलरी लोगों से घिरी हुई थी। उसने हैरानी से अपनी भौं ऊपर उठाई और उत्सुकता से उधर गया, क्या नंदिनी का धंधा इतना अच्छा चल रहा है? जैसे ही वह पास पहुंचा, राज की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे एहसास हुआ कि हालात उसके सोचे हुए से अलग लग रहे थे। दुकान के चारों ओर भीड़ के बीच एक गंजा, मोटे गले की चेन पहने हुए अधेड़ आदमी ने एक पेंटिंग उठाई और नंदिनी से नाराजगी से कहा, सुंदरी, तुम्हारी यह पेंटिंग मुझ जैसी नहीं लगती, तुमने मुझे बदसूरत बना दिया। बॉस, यह मेरी पेंटिंग की शैली है, क्या आपने मेरी दूसरी पेंटिंग पहले नहीं देखी? मुझे कैसे पता चलेगा कि उस शैली का इस्तेमाल मुझ पर करने से मैं बुरा लगूंगा? ठीक है, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नंदिनी ने शांत होकर कहा, माफ कीजिए, मैं पूरी की गई पेंटिंग के पैसे वापस नहीं दे सकती। पैसे वापस नहीं दे सकती? गंजे आदमी ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। उसने आदेश दिया, तो मुझे दूसरी शैली में फिर से बनाओ।
उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और शांत होकर कहा, यह भी संभव नहीं है। अध्याय 35। राजा रानी। जैसे जैसे नंदिनी उसे लगातार मना करती गई, वहां का माहौल एकदम ठंडा हो गया। यहां तक कि गले में सोने की चेन वाला गंजा आदमी भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि दूसरा पक्ष इतना जिद्दी और मजबूत इरादों वाला होगा, और एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। भीड़ के बाहर राज ने दुकान के अंदर जिद्दी और शांत नंदिनी को देखा, अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, दूसरे के उग्र व्यक्तित्व से हैरान था। माफ कीजिए सब लोग, मुझे कुछ कहने दीजिए। इस पल एक लंबा पतला नौजवान कहीं से प्रकट हुआ, जो एक टी शर्ट पहने था। भीड़ के पास गया, अपने हाथ फैलाए, मुस्कुराते हुए उसने कड़े माहौल को तोड़ा। मुझे एक सही बात कहने दीजिए, मैं इस बड़े भाई के नाराज होने की बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक लड़की के लिए छोटी ये पेंटिंग की दुकान चलाना आसान नहीं है। नौजवान ऐसा लग रहा था कि वह चीजों को सुझाने आया है। वह स्थानीय लहजे के साथ हिंदी में बात कर रहा था। उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं भी इस पेंटिंग की दुकान की मालकिन का दोस्त हूं। वह हमेशा अपनी पेंटिंग को लेकर बहुत गंभीर रही है। ये सच में पेंटिंग की शैली का मामला है, जानबूझकर आपको बदसूरत नहीं बनाया गया है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको 200 रुपये वापस कर देता हूं, और आइए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वहां मौजूद लोग नौजवान के व्यवहार से हैरान थे। और गंजा आदमी हंगामा नहीं करना चाहता था। उसने पैसे लिए, मुड़ा और ज्यादा कुछ कहे बिना चला गया। मामले को संतोषजनक ढंग से सुलझते हुए देखकर राहगीर नौजवान की लगातार तारीफ किए बिना नहीं रह सके। और नौजवान के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वह भीड़ को धीरे धीरे बिखरते हुए देख रहा था। हालांकि राज को यह नाटक कुछ अजीब लगा। भीड़ को बिखरते हुए देखकर वह भी जाने वाला था जब उसने नंदिनी की शांत आवाज फिर से सुनी। आकाश, क्या तुमने बहुत ज्यादा टीवी धारावाहिक या बहुत ज्यादा उपन्यास देखे हैं कि तुम इतने बेवकूफ हो गए हो? इस तरह का ढोंग करना क्या दिलचस्प है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आकाश नाम का नौजवान हैरानी से मुड़ा। नंदिनी का सामना करते हुए उसकी आंखें बच रही थीं। नंदिनी, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। अभी जो आदमी गया उसे तुमने जानबूझकर बुलाया था, है ना? क्या नायक बनकर नायिका को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नंदिनी का चेहरा बेहद अप्रिय हो गया। वह उसे ठंडे लहजे में घूर रही थी। ये सब करने से मेरे विचार नहीं बदलेंगे, बल्कि मैं तुम्हें और भी नापसंद करूंगी। ओह नंदिनी, तुमने पता लगा लिया। आकाश का चेहरा बहुत बदल गया। एक भी शब्द का जवाब दिए बिना उसने हड़बड़ी में मान लिया और समझाया, मैं सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। यह मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे यह आइडिया दिया था, इसलिए मैंने। दूसरे पक्ष की घबराई हुई सूरत देखकर नंदिनी का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। फिर उसने गंभीर और सख्त होकर कहा, आकाश, अगर तुम मेरा या किसी भी लड़की का पीछा करना चाहते हो तो तुम्हें इस तरह के बचकाने तरीके नहीं अपनाने चाहिए, बल्कि एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए। अपने माता पिता पर निर्भर रहना बंद करो, अपनी क्षमताओं को सुधारो। जब तुम्हारे पास काबिलियत और पैसा होगा तो अच्छी लड़कियां खुद ही तुम्हारे पास आएंगी। दूसरे पक्ष के संजीदा तरीके को देखकर आकाश, जो पहले मुस्कुरा रहा था, अब बेहद शर्मिंदा था। उसने अपनी शर्ट का दामन पकड़ रखा था। फुसफुसाया, मैंने एक नौकरी ढूंढी है, मैं कल जा रहा हूं, इसलिए मैंने की आखिरी बार देख लूं कि क्या मैं तुम्हें प्रभावित कर सकता हूं। नहीं, तुमने मुझे प्रभावित नहीं किया, बल्कि मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। नंदिनी के शब्द बहुत तीखे थे, उसकी आंखें तेज थीं, वह दूसरे के शर्मिंदा चेहरे को घूर रही थी। मैं अभी भी कहती हूँ, बाहर जाओ और देखो, बाहर की दुनिया को देखो। जब तुम खुद को मजबूत कर लोगे तो अच्छी लड़कियां खुद ही तुम्हारे पास आएंगी, वरना कोई भी कभी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। ये सुनने के बाद आकाश का चेहरा बदलता रहा। उसके हाथ मुठ्ठियां बनते और खुलते रहे। आखिरकार उसने अपना सिर उठाया, सीधे उसकी आंखों में देखने का साहस किया, दांत पी सकर दृढ़ होकर कहा, ठीक है, मैं बाहर जाकर कड़ी मेहनत करूंगा। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें पाने के लिए वापस आऊंगा। सफलता सिर्फ एक दिन के जुनून के बारे में नहीं है, बल्कि सब्र, लगन, सीखने और मौके के बारे में है। ये सब जरूरी हैं। नंदिनी ने दूसरे को ठंडे लहजे में घूरा, मुझे उम्मीद है कि तुम आज के इस दृढ़ निश्चय को हमेशा याद रखोगे और आधे साल के अंदर अपने माता पिता के पास वापस नहीं आओगे। ये दुखद शब्द सुनकर आकाश का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, मुड़ा और दौड़कर घर वापस चला गया। अपनी दौड़ के दौरान उसने एक पत्थर को भी जोर से ठोकर मारी, अपना गुस्सा निकाला। पत्थर से सड़क के किनारे रखा एक कूड़ेदान गिर गया, कूड़ा तुरंत बिखर गया। आकाश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह दौड़ते हुए पुराने शहर के रास्ते के अंत में गायब हो गया। क्या नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ? इस पल नंदिनी की शांत आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार निशाना आकाश नहीं था, बल्कि राज था, जो पास में चुपचाप सुन रहा था। अहम अहम अहम। ये सुनकर राज ने कुछ बार खांसने का नाटक किया। पकड़े जाने पर न तो उसे अजीब लगा और न ही उसका चेहरा लाल हुआ, बल्कि वह नंदिनी के व्यवहार पर सिर हिलाते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हारे शब्द बहुत कड़े थे, उस लड़के को काफी चोट पहुंची होगी। सिर्फ एक अपरिपक्व लड़का है, उसके माता पिता ने उसे बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा है, बहुत भोला है। नंदिनी ने जवाब दिया जब वह दुकान में पेंटिंग के सामान को ठीक कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि वह अभी काफी सच्चा लग रहा था। चूंकि वह कल जा रहा है तो तुम्हें उसे थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए।
राज खुद ही दूसरे की दुकान में चला गया, नंदिनी की कुर्सी पर बैठ गया। शुरू में खुद बैठने का इरादा रखने वाली नंदिनी ने अपनी आंखों को घुमाने के मन को दबाया। वह सिर्फ एक और स्टूल निकालकर उसके बगल में बैठ सकती थी। उसने राज की तरफ देखकर पूछा, तुम और मैं दोनों ने बड़े शहर में लड़ाई लड़ी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां मुकाबला कितना भयंकर है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा सिर्फ बढ़ावा देना उसे सफल होने में मदद कर सकता है? इससे अच्छा है कि उसे डांट कर जगाया जाए और वह वहां कुछ और दिन टिक पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि वह सच में इसे सहन कर पाएगा। ये सुनकर राज को आकाश के स्वभाव की याद आई। उसने बिना कुछ कहे कंधे उचकाए, लेकिन जानबूझकर चिढ़ाया, अगर वह लड़का सच में कामयाब हो जाता है और तुम्हें पाने के लिए वापस आता है, तो क्या तुम मान जाओगी? पहली बात, मुझे नहीं लगता कि वह कामयाब हो पाएगा। दूसरी बात, बोलते हुए नंदिनी ने अपनी गंभीर अभिव्यक्ति वापस ले ली। इसके बजाय राज को एक मजाकिया मुस्कान के साथ देखा, जवाब दिया, कल तुम्हारी खूबसूरत प्रेमिका कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। राज रुक गया। वह नहीं जानता था कि दूसरे का क्या मतलब था, लेकिन फिर भी जवाब दिया, वह वापस चली गई, उसे काम करना है। हाँ, तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे। नंदिनी हल्के से हंसी, फिर पिछले सवाल का जवाब दिया, अगर आकाश कामयाब हो जाता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह फिर भी मुझे पाने के लिए वापस आएगा? दूसरे शब्दों में, तुम्हारी तरह एक बार जब पैसा आ जाता है, तो खूबसूरत लड़कियां खुद ही मिलती हैं। अगर वह आकाश उसका आनंद ले सकता है, तो क्या वह सच में एक लड़की का पीछा करेगा? ये सुनकर राज की आंखें झपकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा इतना समझदार होगा। लेकिन फिर उसने हाथ हिलाकर मना किया, मैं दूसरे अमीर आदमियों के लिए नहीं कह सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम कहती हो। मैं किसी भी महिला को स्वीकार नहीं करता, मेरे सिद्धांत और सीमाएं हैं। क्या ऐसा है? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने थोड़ी आंखें सिकोड़ी, राज के चेहरे को घूरते हुए धीरे धीरे पास आई। उसकी प्राकृतिक खुशबू उसकी नाक को उत्तेजित कर रही थी। उसने नर्म आवाज में मजाकिया लहजे में पूछा, अगर तुम बुरे आदमी नहीं हो, तो तुम अपनी प्लेट और बर्तन दोनों पर नजर क्यों रख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। क्या प्लेट, क्या बर्तन? राज का ऊपरी शरीर स्वाभाविक रूप से थोड़ा पीछे हटा। तुम्हारी सुंदर प्रेमिका प्लेट में है, जबकि बर्तन। नंदिनी हंसी। उसने अपना नाजुक और परिष्कृत चेहरा ऊपर उठाया, स्वाभाविक रूप से मैं हूं। अगर तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं थी, तो तुम यहाँ अक्सर क्यों आते रहते हो? क्या यह मेरी पेंटिंग की वजह से है, या इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ? अप्रत्याशित रूप से दूसरे ने इतनी बेबाकी से बात की। राज एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, खुद को इस महिला के सामने सच में प्रस्तुत पाया। यह महिला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उस रात पहली नजर में ही जोया के साथ मेरे रिश्ते को पहचान लिया था। वह तेज है, लेकिन मुझे इस तरह से उकसाने का साहस करती है। क्या सच में मुझे कोई ऐसा समझती है जो जवाबी हमला नहीं करेगा? उसके पास आते हुए चेहरे को देखकर राज पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। बिजली जैसी तेज हरकत के साथ अचानक आगे बढ़ा, सीधे उसके होंठों को चूम लिया। दोनों होंठ छू गए। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में एक कर्क दौड़ गया हो। नंदिनी तुरंत अवाक रह गई। उसने अपने होठों पर गर्माहट महसूस की। उसकी आंखें जो तर्क और शांति से भरी थीं, साफ तौर पर चौड़ी हो गईं। फिर वह चौंक गई, तेजी से पीछे हट गई, खड़ी हो गई, गुस्से और शर्म से बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। गुस्से भरे सवाल का सामना करते हुए राज कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपने पैर पार किए, मुस्कुराया, तुमने कहा कि मैं बर्तन पर नजर रखे हुए हूं, अब जब बर्तन में स्वादिष्टता मेरे ठीक सामने है, तो मैं कैसे रोक सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। तुम बेशर्म। नंदिनी के शर्माए हुए गुस्से वाले चेहरे को देखकर राज ने उसके पिछले शांत तरीके की नकल की। आत्मविश्वास से मुस्कुराया, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी सुंदरता का लालची हूं, फिर भी तुम हमेशा मेरी छेड़खानी को स्वीकार करती हो। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे कोई भावनाएं नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नंदिनी का चेहरा बदल गया। दूसरे की परेशान करने वाली सूरत को देखकर वह उसकी शर्मिंदगी का इंतजार कर रही थी। उसने दांत पीसे और उसका प्रतिस्पर्धी स्वभाव तुरंत बढ़ गया। उसका पहले का शर्माया हुआ गुस्से वाला चेहरा तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह फिर से तर्क और आत्मविश्वास आ गया। नंदिनी ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई, राज की तरफ हल्के से मुस्कुराए और उसे उकसाया, तुम सही हो, मैं मानती हूं कि तुम मुझे थोड़ा दिलचस्प लगते हो। तुम्हारा क्या तुम मुझे प्रपोज करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मुझे अपनी प्रेमिका बनाने की हिम्मत करते हो? चैप्टर 36। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स। गली के खाने के ठेले। रिया को पहले से पता था कि ईशान कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने के इरादे से नहीं आया है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे ऐसे उकसाया। उस रात अहाना के साथ उसका बर्ताव देखकर रिया समझ गई थी कि ईशान किसी भी लड़की के साथ सच्चे रिश्ते में आसानी से नहीं बंधेगा। उसकी नज़र में ईशान जिंदगी के साथ खेल रहा था। यही वजह थी कि वह सिर से पैर तक हमेशा बेपरवाह और आराम से दिखता था। वह खुद को किसी भी चीज में, औरतों समेत, नहीं बांधना चाहता था। इसलिए रिया ने ईशान के जवाब का इंतजार नहीं किया और अपना हाथ हिलाते हुए बोली, छोड़ो, तुम ये हिम्मत कर ही नहीं पाओगे। इतना कहकर रिया मुड़ी और अपने आर्ट स्टूडियो को ठीक करने लगी। ये सुनकर ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे सामान रखते हुए देखता रहा। उसने पाया कि रिया बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। सिर्फ कुछ मुलाकातों में ही वह उसके विचारों को और रिश्तों के प्रति उसके नजरिए को समझ गई थी। लेकिन वो उसके विचारों को जानने के बाद भी उसे अनदेखा नहीं कर रही थी। इससे ईशान को लगा कि उसमें कुछ तो ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। पैसा। ईशान को नहीं लगता था कि पैसा ही इसकी मुख्य वजह थी।
हालांकि रिया को पैसे से प्यार था, लेकिन वह अहाना की तरह पैसे को सब कुछ नहीं मानती थी। शायद जिंदगी के प्रति मेरा नजरिया, ईशान ने सोचा, और उसे लगा कि शायद यही एक चीज थी जो रिया को उसकी ओर खींच रही थी। और मजे की बात यह थी कि ईशान रिया से सिर्फ उसकी खूबसूरत शक्ल की वजह से ही नहीं, बल्कि उसकी अनोखी सोच की वजह से भी आकर्षित था, जो उसकी सोच में किसी भी कलाकार लड़की से बहुत अलग थी। ईशान की सोच में एक कलाकार लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके अचानक से किस कर लेने के बाद वह उससे ऐसे निडर होकर बात कर पाए जैसा कि रिया ने किया था। इससे साफ था कि रिया वाकई एक बहुत ही अनोखी लड़की थी, इतनी अनोखी कि ईशान उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहता था। ईशान के लिए दिलचस्प लोगों, खासकर खूबसूरत औरतों के साथ समय बिताना उसकी जिंदगी का मजा लेने की योजना का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। ईशान का पुराना सपना था कि एक बार जब वह अमीर हो जाए तो वह अलग अलग खूबसूरत औरतों से मिले और उनके साथ घूमे फिरे, जो कि उसे एक शानदार जिंदगी का अनुभव लगता था। क्लिक, एक ताले के खुलने की आवाज हुई। रिया को अपने छोटे से आर्ट स्टूडियो पर ताला लगाते हुए देखकर ईशान को हैरानी हुई। आज पेंटिंग नहीं करने का इरादा, लियाकत ने जो किया उसके बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा। रिया ने अपने लंबे बालों को पीछे की ओर बांध लिया, वह इस तरह भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने आगे बताया, पेंटिंग करने के लिए मेरा मन खुश होना जरूरी है। अगर मेरा मन खराब है तो मैं अच्छे से पेंट नहीं कर पाऊंगी। तो फिर तुम क्या करने का सोच रही हो? ईशान ने जिज्ञासा से उसे देखा। क्या तुम बस घर जाकर आराम करोगी? क्या हुआ, मुझे घर जाते हुए देख नहीं सकते? रिया ने अपने टूल्स और पेंटिंग से भरा केस उठाया, उसके होंठ हल्के से मुड़े और उसने छेड़ते हुए कहा, क्यों ना मैं तुम्हें शहर घुमाने ले चलूं? उद्धरण चिन्ह शहर। ईशान ने माथे पर बल डाला, उसे याद आया कि यह गांव तीसरे दर्जे के शहर के बाहरी इलाके में था, और जब उसने शहर कहा तो उसका मतलब उस बड़े शहर का केंद्र था। हाँ, अहमदाबाद में बहुत सारी दिलचस्प जगहें हैं। ये गांव तो अब सिर्फ टूरिस्टों के लिए एक जगह बन गया है, जबकि शहर के केंद्र में असली मजा है। रिया ने अपनी खूबसूरत बाहें उठाईं और बुलाया, मैं तुम्हें घुमाऊंगी और तुम खर्चा उठाओगे, कैसा रहेगा? ये देखकर कि वह वाकई ऐसा सोच रही थी, ईशान भी मुस्कुराया। ठीक है, जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे बुलाया है तो मना करना तो सही नहीं होगा। रुको, मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। तुम्हारा ड्राइवर है? रिया हैरान थी, वह उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाई। लेकिन जल्द ही जैसे ही वे दोनों गांव के बाहर की सड़क पर पहुंचे, एक अधेड़ उम्र का आदमी एक एसयूवी से जल्दी से बाहर आया और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। नमस्ते मालिक, सोचा नहीं था कि आपसे इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। रिया को जब ड्राइवर को ईशान से मिलकर इतनी खुशी हुई तो वह और भी उलझन में पड़ गई। ये बात तो अजीब थी ही कि ईशान ने अपनी यात्रा पर एक ड्राइवर को भी साथ लिया था, लेकिन ये ड्राइवर अपने मालिक से मिलकर इतना खुश क्यों था? क्या चुने हुए कर्मचारी की यही सोच होती है? मैं तुम्हारी गाड़ी को शहर के केंद्र तक बुक करूंगा, 1000 रुपये लेंगे, कैसा रहेगा? तुरंत ईशान ने ड्राइवर के साथ कीमत तय करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बात पूरी की, ड्राइवर ने खुशी से गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं मालिक की अच्छे से सेवा करूंगा। ये सुनकर रिया की आंखें फटी रह गईं। गाड़ी बुक, 1000 रुपये? तो तुम बस कुछ देर के लिए गाड़ी ले रहे हो, लेकिन इतनी कीमत में तो 10 गाड़ियां बुक हो सकती हैं। क्या तुम्हारे पैसे हवा से आते हैं? अभी अभी सिस्टम से 10,000 इनाम मिलने के बाद ईशान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैसे हवा से आते हैं? रिया, तब कहीं जाकर ड्राइवर ने रिया को देखा और उसकी खूबसूरती से दंग रह गया। अरे वाह, मालिक ने फिर से गर्लफ्रेंड बदल ली। मालिक सिर्फ दरियादिल ही नहीं है, बल्कि उनकी पसंद भी सबसे अच्छी है। डॉट डॉट डॉट। जब वे दोनों कार से शहर पहुंचे तो आसमान धीरे धीरे काला हो गया। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी पूरे शहर पर फैल गई, जैसे उसने शहर को एक पतली सुनहरी चादर से ढक दिया हो। रिया आगे आगे थी, वह ईशान को सीधे शहर के केंद्र में स्ट्रीट फूड स्टॉल्स की चहल पहल वाली गली में ले गई। भले ही अभी शाम के 6 बजे थे, लेकिन खाने के ठेलों वाली गली पहले से ही शोर और उत्साह से भरी हुई थी। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, ठेलों से निकलती तेज रोशनी ने पूरी गली को रोशन कर दिया। ठेलों के सामने भाप उठ रही थी, हवा में खुशबू फैली हुई थी और लोहे की कड़ाही से करछी टकराने की लगातार आवाज आ रही थी। कुछ दुकानें कबाब बेच रही थीं और ग्रिल पर मांस की सीकें जल रही थीं, जिससे तेल टपक रहा था। ये सब देखकर मुंह में पानी आ रहा था। स्थानीय लोग छोटे छोटे मेज और कुर्सियों के चारों ओर ग्रुप में बैठे थे, हंस रहे थे और खुशी से बातें कर रहे थे। कुछ जोर जोर से बात कर रहे थे, कुछ दिल खोलकर हंस रहे थे और कुछ तो जोश में उठकर इशारे भी कर रहे थे। शराब के गिलास की आवाज अच्छी लग रही थी और बातचीत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे जिंदगी के सारे तनाव इस जीवंत और आरामदायक माहौल में गायब हो रहे थे। ये पुरानी गली कैसी है? ये शहर के केंद्र में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। रिया ने गली में चहल पहल वाले माहौल को देखा और ईशान से कहा, सच कहूं तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरा पेंटिंग करने का मन करता है। सच में, मैंने इस जगह को 10 से ज्यादा बार पेंट किया है। ईशान ने अपनी भौं उठाई, लग रहा था कि रिया को ये जगह सच में पसंद थी। असल में सिर्फ रिया को ही नहीं, जैसे ही ईशान इस गली में आया उसे भी जीवन की एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई। आम लोगों का जिंदगी के प्रति उत्साह और जोश ईशान के दिल से टकराती लहरों जैसा था, जिसने उसे अपने बचपन में अपने गांव की जीवंत याद दिला दी। हम बुरा नहीं है, मुझे भी ये जगह पसंद है।
ईशान का जवाब सुनकर रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर भी उसने अपनी होठों को दबाकर अविश्वास से कहा, मुझे जीतने के लिए जानबूझकर मेरी तारीफ मत करो। तुम्हारी ये तरकीब मुझ पर काम नहीं करेगी। जो इंसान होटल में रहने के लिए 10,000 रुपये खर्च करता है, क्या वह आमतौर पर इस जगह को पसंद करेगा? इस शक को देखकर ईशान ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि सीधे एक रेस्तरां की ओर चला गया जिस पर उसकी नज़र थी। पहले तो रिया उसे किसी भी रेस्तरां में जाने से रोकने वाली थी, लेकिन ये देखकर वह थोड़ी हैरान हो गई कि उसने उसकी सबसे पसंदीदा तली हुई खाने की दुकान चुनी थी। क्या ये लड़का सच में स्ट्रीट फूड के बारे में जानता है? ये नामुमकिन है, यह जरूर एक संयोग होगा। शक से रिया चुपके से ईशान के पीछे पीछे चलने लगी और चुपचाप उसे देखती रही। वह ये देखना चाहती थी कि क्या वह सच में ऐसी जगहों को समझता था। मालिक ईशान को पता था कि यहाँ कोई अच्छी सेवा नहीं थी, इसलिए किसी के आने का इंतजार किए बिना वह सीधे रंगीन खाने की जगह पर गया और चिल्लाया, ऑर्डर। अभी आया। ईशान की तेज आवाज सुनकर मालिक जल्दी से आया, जोश से भरा हुआ था और जोर से बोला, अरे क्या चाहिए साहब? ईशान ठेले पर खड़ा था, उसकी आंखें ताज़ी चीज़ों को देख रही थीं। समुद्री खाने की जगह पर केकड़ों और झींगों को देखकर ईशान ने अपनी भौं थोड़ी उठाई, झींगों की ओर इशारा किया और कहा, ये अभी अभी लाए गए हैं, है ना? इस मौसम में झींगे बड़े और उनका छिलका सख्त होना चाहिए, तभी उनका स्वाद सही आता है। एक प्लेट से शुरू करते हैं। मालिक की आंखें चमक उठी, उसने अपनी पैड पर लिखा और कहा, अरे तुम तो माहिर हो। हाँ सच में, अभी अभी आए हैं, ताज़े होने की गारंटी है। ईशान ने घोंघों और पास की सब्जियों की ओर देखा, ये घोंघे भी अच्छे हैं, एक प्लेट लो, याद रखना कि इसमें ज्यादा मिर्च डालना। सब्जियों के लिए मटर के दानों को तल दो, इसे गरम गरम और करारा रखना। आखिर में उसने अपनी नज़र कबाब की ग्रिल की ओर की। 20 मटन के सीख कबाब, 20 चिकन के सीख कबाब, 5 चिकन विंग्स, 10 प्याज और एक बैंगन मिला दो। मटन के सीख कबाब में चर्बी और मांस मिला हुआ होना चाहिए, चिकन नरम होना चाहिए और चिकन विंग्स था और ये जले हुए होने चाहिए। मालिक ने जल्दी से ऑर्डर लिखा और रसोई की ओर चिल्लाया, एक प्लेट झींगे, एक प्लेट घोंघे, तले हुए मटर के दाने। 10 मटन के सीख कबाब, 10 चिकन के सीख कबाब, 5 चिकन विंग्स, ग्रिल करना शुरू करो। उद्धरण चिन्ह अभी आया। रसोई से जवाब सुनकर मालिक ने ईशान की ओर बढ़ती हुई मुस्कान के साथ देखा और उत्सुकता से पूछा, पीने के लिए कुछ चाहिए? हमारे पास बियर, कोल्ड ड्रिंक है। ईशान पहले ही अपनी सीट पर वापस आ गया था, उसने हल्के से हाथ हिलाया, ठंडी बियर का एक केस और एक जग आलू बुखारे का जूस लाओ। बियर बहुत ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, बस एक पल, आप दोनों के लिए तैयार हो रहा है। सभी ऑर्डर लिखने के बाद मालिक तुरंत ग्राहकों की दूसरी मेज पर गया। पूरे समय ईशान को ऑर्डर देते हुए देखकर रिया ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, तुम्हें इस जगह के बारे में इतना सब कैसे पता है? उद्धरण चिन्ह क्यों, क्या कोई अमीर आदमी यहाँ आकर खाना नहीं खा सकता? इसमें क्या तुक है? ईशान ने उसे आधा मुस्कुराते हुए देखा, तो क्या अभी भी तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो? रिया ने उसे फिर से देखा और पूछा, तुमने ये ब्रांडेड टी शर्ट पहनी है, क्या तुम्हें डर नहीं कि यह यहाँ गंदी हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह किस बात का डर? अगर यह गंदी हो जाती है तो तुम्हें भरपाई करनी होगी क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी। अरे ये तो सही नहीं है। अगर तुम खाते समय इसे गंदा करते हो तो मेरा क्या लेना देना है? क्या ये तय नहीं है, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? उद्धरण चिन्ह ईशान ने अपने कंधे उचकाए, फिर मालिक द्वारा लाई गई बियर की बोतल उठाई, 2 बोतलें खोली और मजाक में कहा, तुम लड़की हो, क्या मैं तुम्हारे लिए छोटा गिलास लाऊं? किसको कम समझ रहे हो? अगर तुम बोतल से पी रहे हो तो मैं भी कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह बहुत बढ़िया। ईशान दिल खोलकर हंसा, अपनी बियर की बोतल उठाई और खुशी से कहा, जिंदगी के लिए चीयर्स। ये देखकर रिया का मूड भी अचानक से उससे खुश हो गया, उसने अपना हाथ उठाया और खुशी से चिल्लाई, जिंदगी के लिए चीयर्स। उद्धरण चिन्ह बम। दोनों बियर की बोतलें टकराईं और एक घूंट बियर गले से उतरने के साथ उनके बीच की दूरी अनजाने में कम हो गई। गरम गरम भाप वाली रोशनी से रिया की नज़र ईशान के बेपरवाह तरीके से बियर पीने पर पड़ी, उसकी आंखें हल्के से हिल गईं। उसके दिल में जो हलचल हुई थी वह इस समय और भी गहरी हो गई, जैसे एक झील की सतह पर एक हल्की हवा ने लहरें पैदा कर दी हों। एक अजीब सी भावना के साथ लहरें दूर तक फैल रही थीं। चैप्टर 37 नदी के किनारे की रात। स्ट्रीट फूड के ठेले से बाहर आते ही ईशान ने अपने कुछ भरे हुए पेट को थपथपाया और संतुष्ट दिख रहा था। कई दिनों तक महंगे रेस्तरां में खाने के बाद स्ट्रीट फूड के ठेले पर वापस आकर ईशान को एक लंबे समय से खोया हुआ आराम और संतुष्टि महसूस हुई। इसके अलावा इस जगह का स्वाद वाकई अच्छा था, सामग्री बहुत ताज़ी थी और तीखापन बिल्कुल वैसा ही था जैसा ईशान को पसंद था। और रिया, जो उसके बगल में भी खुशी खुशी खा रही थी, खाते खाते भी वही ईशान की ओर कुछ और नजरें चुराकर देखती रही। ये लड़का वाकई अजीब है, न केवल इन स्ट्रीट स्टॉल से परिचित है, बल्कि वह व्यंजनों और उनके स्वाद के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। इससे भी ज्यादा उसे हैरानी इस बात की थी कि जब कबाब का तेल गलती से ईशान के कपड़ों पर लग गया तो उसे जरा भी परवाह नहीं हुई, वह बड़े चाव से खाता रहा। रिया के मन में अमीरों की जो तस्वीर थी यह उससे बिल्कुल अलग था। कितना अजीब इंसान है। रिया ने सामने चलते हुए ईशान की पीठ को देखा, उसके होंठ हल्के से मुस्कुरा उठे, भले ही वह अजीब है, मुझे वह पसंद है। फिर उसने अपनी गति बढ़ाई, अपने हाथों को पीछे बांध लिया और ईशान के साथ चलने लगी। आगे, मैं तुम्हें नदी के किनारे टहलाने ले चलती हूँ।
शहर के केंद्र से होकर एक नदी बहती है और भरपेट खाने के बाद उसके किनारे टहलना वाकई मजेदार होगा। ईशान, जो भरा हुआ था और खाना हजम करने के लिए टहलने की योजना बना रहा था, ये सुनकर मान गया। इस शहर की नदी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये शांत और साफ थी। जैसे ही रात हुई, शहर की हलचल धीरे धीरे कम हो गई और ईशान और रिया नदी के किनारे टहलने लगे। ऐसा लगा जैसे वे तुरंत ही भीड़भाड़ वाली स्ट्रीट से एक शांत दुनिया में आ गए हों। नदी चांदनी की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। एक हल्की हवा एक ठंडी लहर लेकर आए, उनके चेहरों को छूकर गुजरी, जिससे उन्हें सुकून महसूस हुआ। ईशान आगे चल रहा था, शहर की शांति का आनंद ले रहा था। रिया उसके पीछे पीछे चल रही थी, कभी कभार सामने ईशान को देख रही थी। किनारे की स्ट्रीट लाइट्स एक नर्म रोशनी दे रही थीं और पेड़ हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, हरी पत्तियां सरसरा रही थीं। घास में कीड़ों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जो पानी के बहने की आवाज के साथ मिल रही थी, जिससे दिल को स्वाभाविक रूप से शांति मिल रही थी। एक मंडप में ईशान और रिया बैठे थे, नदी के किनारे जोड़ों या छोटे समूहों में टहलते हुए लोगों को देख रहे थे, एक अजीब सी आसानी और आराम महसूस कर रहे थे। ईशान अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया, नदी के पार की तेज रोशनी को देख रहा था, फिर वापस मुड़कर पास की शांति का आनंद लेने लगा। ये फर्क उसके दिल में एक अभूतपूर्व बड़े उरव शांति लेकर आया। ईशान नदी के नज़ारे को देख रहा था और रिया ईशान को देख रही थी। असल में इस बार शहर के केंद्र में आना रिया का इरादा था। हालांकि वह ऐसा दिखा रही थी जैसे उसने ईशान को समझ लिया हो, उसे पता था कि वह उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। यही वजह थी कि वह उसे अजीब लग रहा था और वह उसमें दिलचस्पी ले रही थी। जब तक वह उसके साथ शहर में घूमी नहीं, तब तक रिया को यह एहसास नहीं हुआ कि वह सच में शहर के जीवन की हलचल का आनंद ले रहा था, जबकि वह शहर की रात के साधारण सौंदर्य की भी चुपचाप सराहना कर रहा था। यह असली गुण अनजाने में रिया के दिल में बार बार हलचल मचा रहा था। अरे, क्या तुम मुझे अपनी कहानी बता सकते हो? रिया ने अपनी स्कर्ट के नीचे से अपना गोरा पैर बढ़ाया और ईशान को हल्के से मारा जो उसके सामने बैठा था। तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो? ईशान ने अपनी नज़र नज़ारे से हटाई, चांदनी में रिया की ओर मुड़ा, और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मंडप की बेंच पर आराम से बैठी चांदनी में रिया और भी सुंदर लग रही थी। उसका मूल रूप से साफ और सुंदर चेहरा और भी ज्यादा शुद्ध और अलग हो गया था, जैसे एक परी जिस पर दुनिया की गंदगी का कोई असर न हुआ हो। उसकी त्वचा सफेद संगमरमर की तरह नाजुक थी, शुद्ध और बेदाग, चांदनी में एक नर्म चमक दे रही थी। उसके लंबे काले बाल एक झरने की तरह उसके कंधों पर आलस्य से फैले हुए थे। अहाना की तुलना में रिया की काया उतनी सुडौल नहीं थी, लेकिन उसका जन्मजात नर्म और सुंदर स्वभाव उसे ज्यादातर लड़कों के दिल में चांद की तरह चमकने के लिए काफी था। क्यों, क्या तुम्हारी कहानियों में इतनी औरतें हैं कि उन्हें बताना असुविधाजनक है? ईशान को चुप देखकर रिया ने अपने कान के पीछे एक बालों की लट को दबाया, हल्के से मुस्कुराई। चांदनी में वह खासकर सुंदर लग रही थी। ईशान एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया जब तक कि उसने सीधे उसकी ओर नहीं देखा, जिस पर वह वापस होश में आया और जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे बस डर है कि जब तुम इसे सुनोगी तो तुम मुझे बहुत अच्छा पाओगी और मुझसे प्यार कर बैठोगी। रिया खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं उन मर्दों से मिली हूं जो उतने ही अच्छे हैं जितनी औरतें तुम मिल चुके हो। सच में? ठीक है, तो मुझे सोचने दो कि कहाँ से शुरू करूं। सोचो मत, मुझे प्यार की कहानियां सुनना पसंद है। बस अपनी पहली मोहब्बत के बारे में बताओ। रिया के चेहरे पर थोड़ी गपशप वाली उत्सुकता थी। पहली मोहब्बत? ईशान ने उस लड़की के बारे में सोचा जिसने उसे छोड़ दिया था। हालांकि उसने मिडिल स्कूल में युवा प्रेम किया था, लेकिन एक रिश्ते को गंभीरता से लेने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को उसकी सच्ची पहली मोहब्बत माना जा सकता था। क्या तुम सच में इसे सुनना चाहती हो? हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये कॉलेज से स्नातक होने के बाद शुरू होता है। चांदनी चांदी की तरह गिर रही थी, नदी के किनारे मंडप को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। मंडप में ईशान ने अपनी नज़र दूर की नदी पर डाली और उसके विचार पानी के साथ धीरे धीरे बहते हुए उसने शांति से अपने अतीत और उस लड़की के बारे में बताना शुरू किया जिसे वह एक बार जानता था। रिया उसके बगल में बैठी, थोड़ी मुड़ी हुई थी, उसकी नज़र केंद्रित और शुद्ध थी। उसके लंबे बाल हवा में हल्के से हिल रहे थे, जैसे एक काला रेशमी कपड़ा। चांदनी में वह खासकर एक नर्म नज़र के साथ ईशान को देख रही थी। कहानी सुनाते समय उसकी आंखों में कभी कभी हैरानी और सहानुभूति की चमक आती थी। मंडप के बाहर नदी लगातार बह रही थी, एक हवा गुजर रही थी, पत्तियां सरसरा रही थीं, और मंडप में वे दोनों बाहर की हलचल से अलग लग रहे थे, इस शांतिपूर्ण सुंदरता में खोए हुए थे। जब ईशान ने अपनी कहानी सुनाना खत्म किया तो रिया इतनी लीन थी कि उसे होश में आने में थोड़ा समय लगा। उसने हैरानी से पूछा, तो उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम बेरोजगार थे? उद्धरण चिन्ह। लेकिन तुरंत उसने माथे पर बल डाला और सिर हिलाया, नहीं, अगर तुम बेरोजगार थे तो अब तुम इतने अमीर कैसे हो? शायद भगवान ने मुझ पर कृपा की और अच्छी किस्मत अचानक आ गई। ईशान के हल्के फुल्के जवाब को सुनकर रिया ने सहज रूप से उस पर विश्वास नहीं करना चाहा, लेकिन ईशान के सच्चे और सीधे सादे चेहरे को देख कर ये झूठ नहीं लग रहा था। उसकी कसी हुई छोटी भौहें धीरे धीरे ढीली हो गईं। उसने अपने होठों को दबाया। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो कहीं और घूमने चलते हैं। बस इतना ही। अभी अभी अपना अतीत बताने के बाद रिया को जाने की तैयारी करते हुए देखकर ईशान ने जल्दी से कहा, ये सही नहीं है, मैंने अपनी कहानी खत्म की, क्या अब तुम्हारी बारी नहीं है?
किसने कहा कि मुझे अपनी कहानी बतानी है? रिया हंसी, उसने एक गर्व भरा चेहरा बनाया जैसे वह उसकी चाल में फंस गया हो। ऐसा नहीं है, मेरा यहाँ नुकसान हो रहा है। तुम एक आदमी होकर इतने कंजूस क्यों हो रहे हो? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कहीं मजेदार जगह पर ले चलती हूँ। क्या खेल रहे हैं? ईशान ने उलझन में पूछा। ये वाकई मजेदार है, तुम वहां पहुंचोगे तो पता चलेगा। ईशान को अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हुए देखकर रिया ने बस उसका हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चलने लगी। लड़कियों की तरह इतने छोटे दिल के मत बनो, मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊंगी। ईशान सच में हिसाब किताब नहीं कर रहा था। उसे बिना झिझक के उसका हाथ पकड़ते हुए देखकर वह हैरान हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे उसके प्रति अपनी सतर्कता कम कर रही थी। ये सोचते हुए उसने हल्के से अपने होठों को मोड़ा और तुरंत उसकी छोटी हथेली को पकड़ लिया। एक जोड़े की तरह हाथ में हाथ डालकर चलने लगा। मूल रूप से उसे आराम देने के इरादे से रिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने उसका बड़ा हाथ महसूस किया। उसने सहज रूप से खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन असफल रही। वही ईशान को घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। ये देखकर कि उसका हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, उसने और बहस नहीं की, उसे अपना हाथ पकड़कर आगे चलने दी। या अपने हाथ पर गर्मी महसूस करते हुए रिया को अचानक एहसास हुआ कि उसे किसी लड़के के साथ हाथ पकड़े हुए बहुत समय हो गया था। पता चला, हाथ पकड़ना वाकई अच्छा लगता है। जरूर, मैं इस कहानी को भारतीय नामों और जगहों के साथ हिंदी में बदल देता हूँ और इसमें से कोई भी आपत्तिजनक हिस्सा हटा देता हूँ। ये रहा चैप्टर 39 और 40 का पॉकेट नॉवेल वर्जन। चैप्टर 39, रात की गाड़ी। वापस आते समय ड्राइवर ने भीगी हुई कस्तूरी और अभिषेक के लिए कंबल खरीद लिए। अभिषेक और कस्तूरी को कंबल में लिपटे एक दूसरे से सटे देखकर ड्राइवर अपनी जवानी के दिनों को याद करने लगा और मन ही मन सोचा, आहा, जवानी सच में बहुत शानदार होती है। अब ये क्या है, शादी के 10 साल बाद मेरी बीवी तो शेरनी बन गई है। अभिषेक ने बगल में बैठी कस्तूरी को देखा जो भीगी बिल्ली की तरह लग रही थी और बोला, रात बहुत हो गई है, आज रात मेरे घर पर रुक जाओ। मेरे पास बड़ा कमरा है। ये सुनकर कस्तूरी ने थोड़ा तिरछी नजरों से उसे देखा और बोली, क्या अभी से अगली प्लानिंग कर रहे हो? इतनी जल्दी है? हे भगवान, बिल्कुल नहीं। अभिषेक ने तुरंत सफाई दी और बहुत संजीदगी से बोला, मैं खुद को कोई धोखेबाज नहीं मानता, लेकिन अगर मैं होता भी तो मैं एक सभ्य और समझदार धोखेबाज होता। धोखा या जोर जबरदस्ती करना तो बहुत नीच काम है, ये मेरा अंदाज नहीं है। तो क्या तुम पहले लड़कियों को बातों से बहलाकर उनका दिल जीतते हो और फिर उन्हें अपने साथ लेकर जाते हो? कस्तूरी की पैनी नजर अभिषेक के चेहरे पर थी, मानो उसके इरादों को भांप रही हो। ये ठीक नहीं है। अभिषेक ने उसकी ओर देखा और आत्मविश्वास से बोला, दिल के मामलों को धोखा कैसे कह सकते हैं? सही कहें तो ये तो प्यार और जुनून है। धोखेबाज। अभिषेक ने सोचा वह नाराज है, लेकिन फिर उसने कस्तूरी को कहते सुना, लेकिन मुझे धोखेबाज पसंद नहीं है। या यूं कहूं, मुझे तुम्हारी तरह के धोखेबाज पसंद नहीं है। नहीं तो पहली ही मुलाकात में मैं तुम दोनों से बात ही क्यों करती? ये सुनकर अभिषेक को हैरानी हुई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी तरह के धोखेबाज पसंद नहीं? कस्तूरी की लंबी घनी पलकें थोड़ी कांपी, उसकी आंखें शांति से खिड़की से बाहर की ओर देख रही थीं और उसने कहा, जिंदगी में कई लोगों को पसंद करना जरूरी है, वे जो अच्छे दिखते हैं, जिनसे बात कर सकते हैं, जिनसे पहली नजर में ही दिल का रिश्ता बन जाता है, जो प्रतिभाशाली या अमीर होते हैं, इनमें से कौन पसंद करने लायक नहीं है? उसे खुलकर बात करते देख अभिषेक ने भी अपनी मजाकिया आवाज को छोड़ दिया और सीट से लगकर बोला, तुम्हारा मतलब पहली नजर का प्यार है ना? बिल्कुल। अगर जिंदगी हमेशा पहली मुलाकात जैसी ही होती तो बहुत से लोग पहली बार मिलते ही रात के आसमान में पटाखों की तरह फूट जाते। वह तेज भावना और रूह का रिश्ता हर किसी को इसमें खींच लेता है। ये कहते हुए कस्तूरी ने गाड़ी की खिड़की में अपनी परछाई देखी और बोली, लेकिन अगर आप ज्यादा समय साथ बिताते हैं तो इच्छाएं और जुनून खत्म होने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। भले ही तुम एक धोखेबाज हो, तुम साथ रहने में अच्छे हो, ना ज्यादा दिखावा करते हो, ना बहुत चालाक लगते हो, और तुम्हारी ईमानदारी और सादगी सच में मनमोहक है। यही बात तुम्हें इतना खास बनाती है। ये सुनकर अभिषेक ने थोड़ा सिर हिलाया, बिना कुछ बोले, लेकिन वह कस्तूरी की गहरी समझ से हैरान था। हालांकि उसने शुरुआत में जया और दूसरों को अपनी दौलत से आकर्षित किया था, उसकी असली बातें और सुकून भरी जिंदगी जीने का तरीका ही अनीता और कस्तूरी जैसी लड़कियों को आकर्षित करने का बड़ा कारण था। जया और अनीता यह नहीं समझ पाई थी कि अभिषेक में क्या खास बात थी, लेकिन कुछ ही मुलाकातों के बाद कस्तूरी ने साफ साफ पहचान लिया था कि क्या चीज उसे अभिषेक की ओर खींच रही थी। ये बात कस्तूरी को अभिषेक की नज़रों में और ज्यादा सम्मान दिलाती थी। मुझे पहली रात से ही पता था, भले ही वह खूबसूरत लड़की पैसों के लिए तुम्हारे साथ रुकी थी, तुमने उसे कोई बेकार चीज नहीं माना, जिस वजह से उसे सच में तुम पसंद आए थे। मैं उसकी आंखों में ये देख सकती थी। कस्तूरी ने खिड़की से अपनी नजर हटाई और अभिषेक के चेहरे की ओर देखा। महिलाओं के प्रति तुम्हारा व्यवहार असल में तुम्हारे जीवन के प्रति भी वैसा ही है। तुम प्यार में उस नाजुक और मजबूत संबंध का मजा लेते हो, ठीक उसी तरह जैसे तुम सामान्य जीवन के असली और सुखद पलों का मजा लेते हो। तो क्या प्यार के लिए तुम्हारा नजरिया है कि क्षणिक सुख को ढूंढना, न कि हमेशा के लिए रहने वाली गर्माहट? अभिषेक को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पहली नजर का प्यार जुनून है और बिना थके हमेशा प्यार करना ही सच्चा प्यार है। क्या तुम इसे सही मानती हो?
उद्धरण चिन्ह, इसमें सही या गलत क्या है? हर कोई रिश्तों को अलग अलग तरीके से देख सकता है, जैसे हर कोई सफलता को अलग तरह से परिभाषित कर सकता है। कस्तूरी ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया, एक मजाकिया भाव के साथ। जब तक मुझे इस पल की खुशी, ये क्षणिक चमक अच्छी लग रही है, तब तक क्या ये तुम जैसे धोखेबाज के लिए सही नहीं है? उद्धरण चिन्ह, उसे ऐसे देखते हुए जैसे वह उसे पूरी तरह समझ गई हो, अभिषेक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जबकि कस्तूरी ने भी अपनी साफ ठुड्डी उठाई, बिना डरे उससे आंखें मिलाईं। उनकी नजरें पहले बराबरी पर थीं, फिर एक दूसरे के सम्मान में बदल गईं, फिर एक मिला जुला अस्पष्ट भाव बन गईं, और आखिरकार एक मजबूत और बेकाबू रिश्ता बन गईं। अभिषेक ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे पास खींच लिया और जबरदस्ती उसे चूमा। कस्तूरी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक धीमी आवाज निकाली। इस आवाज ने अभिषेक को रोका नहीं, बल्कि इसने उसके जुनून को और बढ़ा दिया, उसके हाथ घूमते हुए, जिससे उसके कपड़े धीरे धीरे अस्त व्यस्त होने लगे। कस्तूरी ने अभिषेक को रोका नहीं, उसके हाथ भी उसकी चौड़ी पीठ पर थे, आंखें बंद कर लीं और इस रात गाड़ी में भरते गहरे एहसासों और स्वाभाविक भावनाओं में डूब गईं। इस पल, आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर का चेहरा थोड़ा बदल गया। पीछे के शीशे में एक नजर डालने के बाद उसने जल्दी से अपनी आंखें सामने सड़क पर वापस कर लीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल में हलचल मच गई। अरे यार, क्या आज के युवा इतनी बेकाबू हरकतें करते हैं? उनकी बेकाबू भावनाएं तो मेरे चेहरे पर भी लग रही हैं। ये सोचकर उसने अपने मन को मजबूत किया, खुद को जबरदस्ती शीशे में देखने से रोका और चुपके से दांत पीसते हुए सोचा, शांत रहो सुनील कुमार, यह मालिक की तरफ से एक इम्तिहान है। मुझे अपनी जगह पर सीधे रहना है और इधर उधर नहीं देखना। मुझे आज रात की गाड़ी के किराए के लिए 1000 रुपए कमाने हैं। ये 1000 रुपए के किराए की असली परीक्षा है। डॉट 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 बस करो। कुछ देर बाद कस्तूरी को होश आया, उसने धीरे से अभिषेक की छाती पर धक्का दिया। उसने अपनी उंगलियां उसके नम होठों पर रखी, उसके गाल लाल थे, फिर भी उसकी आंखें एकदम साफ थीं क्योंकि वह मुस्कुराए और बोली, हमारा रिश्ता बस यहीं तक है। ये सुनकर अभिषेक ने उसकी शांत आंखें देखीं और समझा कि उसका जुनून शांत हो गया था और ज्यादा जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह तुरंत पीछे हट गया और अपने कपड़े ठीक किए। अपनी आदत के अनुसार, हालांकि उसने अपना आखिरी लक्ष्य हासिल नहीं किया था, उसने इस पल का पूरा फायदा उठाया था। उसका शरीर, हालांकि जया जितना भरा हुआ नहीं था, लेकिन उसके हाथों में उसका अपना अलग ही जादू था। लेकिन इससे अभिषेक को कस्तूरी के आत्मसंयम पर और भी ज्यादा हैरानी हुई। जितना वे एक दूसरे से बात करते, उसे लगता था कि यह औरत बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। एक तरफ वह समझदार और शांत थी, मानो वह सब कुछ देख रही हो, दूसरी तरफ वह एक आग की तरह थी, जो बेकाबू आजादी के लिए तड़पती थी। जैसा कि कहते हैं, कला में लगे लोग सामान्य नहीं होते, और अभिषेक अब इसका सीधा अनुभव कर रहा था। अभिषेक को अभी भी कुछ असंतुष्ट देखते हुए कस्तूरी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और बोली, अधूरापन महसूस हो रहा है ना? बेशक, अभिषेक ने उसकी ओर देखा। कौन सा आदमी बीच में काम छोड़ना पसंद करता है? कौन सा पाठक कहानी के बीच में रुकना पसंद करता है? उद्धरण चिन्ह, उसकी हल्की सी असंतुष्टि देखकर कस्तूरी ने मुस्कुराने के लिए अपने होंठ दबाए, जवाब नहीं दिया, बस आगे ड्राइवर के जाने पहचाने घर की ओर इशारा किया और तुरंत कहा, मेरा घर बस वहीं है। कृपया यहाँ रोक दें। ये कहते हुए उसने अभिषेक की तरफ एक मजेदार मुस्कुराहट के साथ पीछे देखा, मामलों को बेकाबू होने से बच आने के लिए मैं आज रात तुम्हारे शानदार घर पर नहीं जा रही हूँ। गाड़ी से उतरते हुए उसे कुछ याद आया और वह अभिषेक की ओर मुड़ी, लेकिन शुनजू ने कहा था, लगातार कोशिश से पत्थर और धातु को भी तोड़ा जा सकता है। सेनेका ने भी कहा था कि लगातार कोशिश और ना झुकने वाली लगन से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीता न जा सके। उद्धरण चिन्ह, ये कहकर कस्तूरी ने अभिषेक को आंख मारी और उसके जवाब का इंतजार किए बिना गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और अपने कंबल में लिपटी हुई सड़क के किनारे वाले पुराने घर में दौड़ गई। कस्तूरी की बात सुनकर ड्राइवर असमंजस में पड़ गया। अभिषेक की ओर मुड़कर पूछा, मालिक, उसके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह, अभिषेक ने उसकी फुर्तीली शक्ल को रात में गायब होते देखा, अपनी भौं ऊपर उठाई और सोच समझकर कहा, संदिग्धता से परे, फिर भी अधूरी इच्छा। चैप्टर 40, विशेषज्ञों का टकराव। अगली सुबह जल्दी। अभिषेक पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए खुद को पुराने शहर में कला की दुकान की जगह पर भटकता हुआ पाया, लेकिन बदकिस्मती से कस्तूरी कहीं नजर नहीं आई। इस औरत की दुकान खुलने का समय भी बेतुका है, इसीलिए लोग कहते हैं कि ज्यादा कलात्मक लोग पैसे नहीं कमा पाते, अगर वे कमा पाते तो हैरानी होती। अभिषेक ने सिर हिलाया और फिर पुराने शहर के लिए अपने खास ड्राइवर सुनील कुमार को फोन किया। सुनील कुमार को फिर से बुलाने का कारण कुछ सुविधा के लिए था, लेकिन अभिषेक उसे ईमानदार और भरोसेमंद भी मानता था। खासकर पिछली रात गाड़ी में जब सुनील कुमार ने अपनी आंखें चौड़ी करके रखी थीं और पीछे की सीट पर एक बार भी नहीं देखा था। इस पेशेवर अंदाज के लिए अभिषेक ने आज सुनील कुमार को किराए के तौर पर 1000 अतिरिक्त दिए। लेकिन हैरानी के बाद सुनील कुमार ने मन मारकर पैसे वापस कर दिए। अभिषेक की उलझन देखकर सुनील कुमार ने समझाया कि उसने हाल का किराया अपनी पत्नी को दे दिया था, और जब उसे पता चला कि उसने अभिषेक से कितना कमाया है, तो उसने अतिरिक्त पैसे वापस करने पर जोर दिया। मेरी पत्नी कहती है, जितना कमाते हो उतना ही लो, हमारे परिवार के पास जीने और खाने के लिए काफी है, बेईमानी से पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनील कुमार ने लाचारी से सिर खुजलाया, मालिक, मेरी पत्नी का यही स्वभाव है, कुछ नहीं किया जा सकता।
अभिषेक ये देखकर हैरान था कि सुनील कुमार की पत्नी का जीवन के प्रति नजरिया कितना साफ था। उसने इस बारे में सोचा और फिर कहा, ऐसा करते हैं, पहले का किराया वापस मत करो और आज मैं सामान्य किराया दूंगा, क्या कहते हो? उद्धरण चिन्ह। हम। सुनील कुमार परेशान लग रहा था, शायद सोच रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे समझाएगा। चिंता मत करो, ये बेईमानी से कमाए गए पैसे नहीं हैं, ये तुम्हारे अपने काम से कमाए गए पैसे हैं। अभिषेक ने समझाया, जो पैसे मैंने तुम्हें कल दिए थे वह किराए के अलावा तुम्हारी सेवा और टिप भी थी। यहाँ तक कि बड़े रेस तरह भी सेवा शुल्क लेते हैं, तुम्हारी शानदार सेवा यकीनन कुछ ज्यादा लायक है। सुनील कुमार ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरी गाड़ी कोई खास लग्जरी कार नहीं है। जब मैं इसमें बैठ जाता हूँ तो ये लग्जरी कार बन जाती है। अभिषेक को गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर जाते देख सुनील कुमार रुका, थोड़ी देर सोचा और फिर खुद को मनाकर राजी हो गया, जोर से सिर हिलाते हुए, ठीक है मालिक, तो आज पैसे मत देना, इसे एक धन्यवाद समझना, कल के पैसे मेरे लिए 1 महीने के लिए काफी हैं। सुनील कुमार को इतनी जोर देते देख अभिषेक भी हाँ कर सका। अभिषेक के राजी होने पर सुनील कुमार के ईमानदार और सांवले चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान लौट आई और उसने खुशी से गाड़ी शुरू की। उसकी संतुष्ट शक्ल देखकर अभिषेक का अपने फोन से चुपचाप पैसे भेजने का शुरुआती इरादा धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने पुराने शहर की खिड़की के बाहर सुबह की व्यस्त भीड़ की ओर देखा, खुद से बड़बड़ाता रहा, संतोष से खुशी मिलती है, साधारण जीवन में चुपचाप साल बिताना, रोजमर्रा की जिंदगी के बीच समय का मजा लेना। शायद इस मुश्किल दुनिया में आम लोगों के लिए खुशी पाने का यही असली तरीका है। ... इस बार अभिषेक फिर से शहर के केंद्र में गया। खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि पिछली रात फव्वारे पर ज्यादा खेलने से उसका फोन पानी में भीग गया था। आज सुबह उठने पर अभिषेक ने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन खराब हो गई थी। हालांकि वह अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता था, ये सोचकर कि उसने 3 साल में अपना फोन नहीं बदला था, उसने एक नया खरीदने का फैसला किया। ये छोटा शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, वहां सिर्फ एक ही मॉल था और वह पिछली रात के फव्वारे वाले मैदान से पश्चिम में ज्यादा दूर नहीं था। मॉल पहुंचने पर सुनील कुमार ने अभिषेक को रास्ता दिखाने के लिए खुशी से कहा। अभिषेक को फोन की दुकान में जाते और तुरंत सबसे महंगा फोन मांगते देख उसके चेहरे पर थोड़ी सी ईर्ष्या भरी शक्ल दिखी। सच में अमीर लोग हमेशा सबसे महंगी चीजें खरीदते हैं, क्या शानदार जीवन है। पता नहीं मालिक क्या करते हैं, लेकिन जिस तरह से वह कल उस खूबसूरत औरत से बातें कर रहे थे, उनकी शिक्षा का स्तर जरूर ऊंचा होगा, निश्चित रूप से एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। मुझे अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि अगर वह मालिक जितना अमीर न भी बन पाए तो मैं खुश रहूंगा अगर वह अपने आप इस छोटे से शहर से बाहर निकल पाए। जब सुनील कुमार सोच में डूबा था, अभिषेक ने पहले ही सेल्सपर्सन के साथ फोन मॉडल की पुष्टि कर ली थी, सबसे नया फोल्डिंग स्क्रीन वाला फोन, जिसकी छूट के बाद कीमत 12,000 थी। अभिषेक के पुराने 3,000 के फोन की तुलना में ये निस्संदेह कई स्तर ऊंचा था और उम्मीद के अनुसार इसे खरीदने पर 1,20,000 रुपए वापस मिले। इस पैसे को खर्च करने का एहसास सच में सुखद था। अभिषेक ने आह भरी, फिर सिम कार्ड को नए फोन में डाला और सेल्सपर्सन की गर्मजोशी वाली सेवा के बाद दुकान से चला गया। मालिक, आपका फोन पानी में भीग गया, शायद उस खूबसूरत औरत का फोन भी। अभिषेक को बाहर निकलते देख सुनील कुमार ने थोड़ी देर सोचा और चुपके से उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ कैश निकालने चलो। फोन नहीं खरीदना, कैश निकालना है। सुनील कुमार की आंखें उलझन में चौड़ी हो गईं। मालिक, क्या आप उस औरत को सीधे कैश देने की सोच रहे हैं? क्या वह लेगी? अभिषेक आत्मविश्वास से मुस्कुराया, अगर मैंने उसे गलत नहीं समझा तो वह लेगी। ये सुनकर सुनील कुमार ने अपनी भौहें उलझन में सिकुड़ी, वह औरत ज्यादा पैसे वाली नहीं लगती थी। भले ही वह अभिषेक के तरीके से सहमत नहीं था, सुनील कुमार उसे पास के एटीएम पर ले गया। 10,000 की अच्छी रकम निकालने के बाद अभिषेक सीधे पुराने शहर वापस आ गया। जब वह उस जगह पर पहुंचा जहां कस्तूरी कल रात गाड़ी से उतरी थी, अभिषेक ने उसे मैसेज किया कि वह नीचे है, जिससे कस्तूरी घबराकर नंगे पांव ही नीचे दौड़ पड़ी। पुराने घर से बाहर भागते समय उसकी चप्पलें फिसल गईं। तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तमाशे के साथ नीचे आ रहे हो, क्या तुम डरते नहीं कि दूसरे लोग ध्यान न दें? शायद कल के रोमांच के कारण कस्तूरी ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी जागी हो, उसके बाल अभी भी थोड़े बिखरे थे, वह अभिषेक को नाराजगी से देख रही थी। डरने की क्या जरूरत है, हमारे बीच कुछ भी शर्मनाक नहीं है। अभिषेक को कोई परवाह नहीं थी, फिर उसने अपना नया खरीदा हुआ फोन निकाला और कस्तूरी को दिया। शायद तुम्हारा फोन पानी में भीग गया होगा, है ना? ये लो, एक नया लग्जरी फोल्डिंग स्क्रीन वाला फोन जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। ये तुमने मेरे लिए खरीदा है? कस्तूरी पहले तो चौंक गई, फिर उसके हाथ से फोन उठाया और उसे देखा, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? अगर मेरा फोन पानी में भीग भी गया तो उसे बस ठीक करने की जरूरत है, नया फोन क्यों खरीदना? मुझे यह नहीं चाहिए। ये कहकर कस्तूरी ने फोन अभिषेक के हाथ में वापस धकेल दिया। गाड़ी में बैठे सुनील कुमार ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसा कि उम्मीद थी, अगर वह फोन भी नहीं चाहती तो मालिक का कैश देना शायद और भी ज्यादा मुश्किल है। सच में नहीं चाहिए। अभिषेक ने हैरानी का दिखावा किया, इस फोन की कीमत 10,000 से ज्यादा है, इसे बर्बाद मत करो। 10,000 से ज्यादा का फोन? कस्तूरी की आंखें और भी चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज चिढ़ भरी थी, क्या फोन जरूरी है? यह मूर्खता का टैक्स नहीं है क्या?
अगर तुम सच में मुझे कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम मुझे सीधे पैसे भी दे सकते हो। ओह, तो ये लो। जैसे ही यह बात खत्म हुई, अभिषेक ने तुरंत उसे एक डिब्बा थमा दिया। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। कस्तूरी ने डिब्बे को लेते हुए अपनी भौहें से कुड़ी, उसे खोला, और जब उसने अभिषेक द्वारा निकाले गए 10,000 रुपए अंदर देखे तो उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये तुमने खुद कहा था, फोन खरीदने से ज्यादा अच्छा पैसे देना है। अभिषेक के होंठ हल्के से मुड़े, जैसे उसने सब कुछ पहले से ही सोच लिया हो। पैसे तुम्हारे लिए तैयार हैं, कृपया इन्हें वापस मत करना। क्या तुमने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था? कस्तूरी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। अभिषेक हंसा, यह मत सोचो कि तुम ही अकेली हो जो मुझे समझ सकती हो, मैं भी तुम्हें समझता हूँ। मैं शायद तुम्हें उतना ही या उससे भी ज्यादा जानता हूँ, खासकर शारीरिक तौर पर। ये सुनकर जैसे ही उसकी नज़र उसकी छाती पर पड़ी, कस्तूरी शर्म से लाल हो गई, खुद को ढंकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बोली, बेशर्म। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा चेहरा कितनी जल्दी बदल जाता है, कल रात तो हम। अरे अरे अरे, यह मत कहो। लोग हमें सुन सकते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि दीवारों के भी कान होते हैं? तो तुम पैसे लोगी या नहीं? अगर नहीं, तो मैं नहीं जा रहा। तुम। डिब्बे को देखकर कस्तूरी थोड़ी देर हिचकिचाए और आखिरकार बोली, ठीक है, जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो खर्च करने की कोई जगह नहीं, मैं ले लेती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मुझे इसे बहलाने की कोशिश काम नहीं करेगी। उसे वापस अंदर जाते हुए देखकर अभिषेक ने तुरंत चिल्लाया, अरे, जब तुमने पैसे ले लिए हैं तो क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं बुलाओगी? मैं आज सुबह शहर तक गया था, तुम्हें पता है। क्या तुम मरना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतनी जोरदार आवाज से। अभिषेक की जोरदार आवाज से चौंक कर कस्तूरी ने जल्दी से अपना मुंह ढंकने के लिए हाथ बढ़ाया, जल्दी से फुसफुसाते हुए, इस शहर में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ के लोग गपशप करना बहुत पसंद करते हैं, तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। किसने कहा था कि मुझे अंदर आराम करने मत दो? ठीक है, ठीक है, तुम्हारा चेहरा सच में सबसे ज्यादा बेशर्म है जो मैंने कभी देखा है। लेकिन तुम्हें ये पसंद है ना? अभिषेक की आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर कस्तूरी इतनी नाराज हुई कि वह सिर्फ दांत पीस सकती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे जल्द बड़ी ही से उसका हाथ पकड़कर उसे पुराने घर में घसीटना पड़ा, इससे पहले कि कोई उन्हें देखे। इस बीच थोड़ी दूरी पर गाड़ी में बैठे सुनील कुमार ने कस्तूरी को खुशी से अभिषेक को अंदर ले जाते देखा और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और तारीफ की। क्या ये प्यार की कला है? वाह, मालिक सच में कमाल हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मुझे जवानी में कोई प्रेमिका नहीं मिली।